Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 3 नवंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, पीएम मोदी ने इनमें से किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस शुरू की है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सी प्लेन के बारे में। तो सी प्लेन एक विंग्ड एयरक्राफ्ट होता है जो कि किसी वाटर बॉडी पर चलता है। ये नॉर्मली काफ़ी लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई होता है और इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो सभी मैनुअल होते हैं। इसमें स्किल और एक्सपर्टाइज की ज़्यादा ज़रूरत है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पायलट जो कि एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट चला रहे हैं, बिकॉज ये लो ऑल्टीट्यूड पर चलता है। दूसरा, इनके ऑपरेशंस मैनुअल है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये किसी वाटर बॉडी पर चलता है। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल्स सी प्लेन सेवा के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है भारत की पहली सी प्लेन सर्विस का, जो कि रन करेगी बिटवीन द स्टैचू ऑफ यूनिटी नियर केवड़िया इन गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट और साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। तो ये 19 सीटर की सी प्लेन है और ये मैनेज की जाएगी बाय प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट। एक्चुअली स्पाइस जेट की जो होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है जिसका नाम है स्पाइस शटल, वो इसे मैनेज करेगी। और इस सेवा के माध्यम से अब जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन साबरमती एंड केवड़िया, अब वो सिर्फ 45 मिनट्स से कवर हो जाएगा इस फ्लाइट के माध्यम से, जिसे नॉर्मली 4 घंटे से ज़्यादा लगते थे। और अभी शुरुआती दौर पे ये 2 फ्लाइट्स पर डे रन करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, भारत का पहला टायर पार्क इनमें से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क शुरू किया जाएगा। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में भारत का पहला टायर पार्क लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पे जो आर्ट वर्क्स हैं जो कि स्क्रैप और डिफेक्टिव पार्ट से बनाए गए हैं वो डिस्प्ले पर लगाए जाएंगे। और ये वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लॉन्च करेगा इस टायर पार्क को। तो ये जो टायर पार्क है इसमें जो भी पुराने टायर्स वगैरह हैं जो अलग अलग बस डिपो वगैरह पे डंप किए जाते हैं, उन्हें लेकर ये ब्यूटीफाई करके एक पार्क बनाएंगे। और ये आएगा कलकत्ता के एस्प्लैनेड एरिया में। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्मॉल कैफ़े होगा जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो क्राफ्टमैनशिप जो टायर्स से बनाई गई है उसका अनुभव ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसे अब हाल ही में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है एज दी बायोस्फीयर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा। चलिए अब जानते हैं डिटेल्स। तो यूनेस्को ने अलॉट किया है भारत का पन्ना टाइगर रिजर्व को एज अ बायो रिजर्व का स्टेटस, क्योंकि वो अपनी जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 0 से 54 लेके आए हैं पिछले 10 वर्षों में। इससे पहले वर्ष 2011 में पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उसे बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्षों में वहाँ पे 40 से टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 0 हो गई थी। लेकिन अब पिछले 10 वर्षों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और 0 से 54 लेके आए हैं वो टाइगर की पॉपुलेशन को। तो जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि इन मध्य प्रदेश पन्ना टाइगर रिजर्व which once saw its entire tiger population disappear, अब उसे दोबारा यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, अ साइट
जो सर्व करेगी एज ए लैब टू टेस्ट इनोवेटिव अप्रोचेस टू इको कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो बायोस्फीयर रिजर्व एग्जैक्टली होता है जहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल्स मिलकर एक साथ जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है उसमें रहते हैं और उसके साथ साथ उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो भी चीज़ हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी के साथ रिकंसाइल करें उसे बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया जाता है, और ये स्टेटस इंटरनेशनली दिया जाता है। और इसके साथ साथ जिस भी जगह को ये बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिलता है उसे वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं और डिटेल्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स, और उसके बाद ये यूनेस्को को भेजा जाता है ग्लोबल स्टेटस के लिए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पन्ना टाइगर रिजर्व को एक बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था भारत द्वारा वर्ष 2011 में, और इसके साथ साथ सभी प्रैक्टिकल कारणों के लिए ये रहता है अंडर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के हेड का नाम है ऑड्रे एजोले, और इसकी खोज की गई थी 16 नवंबर 1945 में। और मैं आपको बताना भूल गई कि भारत में कुल अभी तक सिर्फ 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी सार्वजनिक मामलों में सूचकांक 2020 के अनुसार किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में देश का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए केरला। केरला has been awarded the best governed state in the country in the large states category according to the Public Affairs Index 2020, जो कि रिलीज किया गया है by the Public Affairs Center। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि केरला को बेस्ट गवर्न स्टेट का अवार्ड मिला है इन द कंट्री, और उसके साथ उत्तर प्रदेश है एट दी बॉटम, यानी कि सबसे आखिरी नंबर पर है उत्तर प्रदेश लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में। और ये डेटा रिलीज किया गया है बाय दी पब्लिक अफेयर्स सेंटर, और उन्होंने एक इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, और उसमें लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में पहले नंबर पर है केरला और आखिरी नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो गवर्नेंस है वो किस बेसिस पे वो लोग जज करते हैं। तो ये जज किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड बाय 3 मेन पिलर्स होते हैं, जो कि है इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए जाते हैं बाकी रैंकिंग्स क्या है। तो पहले 4 रैंकिंग्स में 4 साउदर्न स्टेट्स आते हैं, जैसे कि केरला पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, और चौथे नंबर पर है कर्नाटका। तो ये आते हैं इन दी फर्स्ट 4 रैंक्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार बॉटम 3 रैंकिंग पर आते हैं, जिन्हें नेगेटिव पॉइंट्स दिए गए हैं इन कैटेगरी में। अब हम बढ़ते हैं स्मॉल स्टेट कैटेगरी में। तो पहले नंबर पर है गोवा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल स्टेट कैटेगरी, दूसरे नंबर पर है मेघालय, और तीसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। और वर्स्ट परफॉर्मर्स रहे हैं जिनको नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं वो है मणिपुर, दिल्ली और उत्तराखंड। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द यूनियन टेरिटरी इन दिस कैटेगरी। तो चंडीगढ़ इमर्ज हुआ है एज द बेस्ट गवर्नड यूनियन टेरिटरी इन द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। दूसरे नंबर पर है पुडुचेरी और तीसरे नंबर पर है लक्षद्वीप। और इसके अलावा लीस्ट परफॉर्मर्स में है दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, 15वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन हैं जो 9 नवंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी एन.के. सिंह। एन.के. सिंह इज द हेड ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे 9 नवंबर को। इसके अलावा हाल ही में एन.के. सिंह ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग ऑन रिंग साइड। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो 15वीं फाइनेंस कमीशन है उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर ली है फंड डेवल्यूशन के ऊपर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, और इसके अध्यक्ष है, इस कमेटी के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। तो ये जो कमेटी है इसका गठन हुआ था 27 नवंबर 2017 को, और अब 3 वर्षों के बाद उन्होंने अपनी
वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे 9 नवंबर को टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस किए हैं, वो भी वो सबमिट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को। इसके साथ 5 वर्ष की जो अकाउंटिंग है उसे वो 5 वर्ष की जो काउंटिंग है उन्होंने उस नॉर्म्स को फाइनलाइज किया है 2021-22 से 2025-26 तक। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, 1.8 किलोमीटर लंबी फेनी ब्रिज जो दिसंबर 2010 तक पूरा होने वाला है, भारत को इनमें से किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, बांग्लादेश। जो 1.8 किलोमीटर लंबी फेनी ब्रिज है जो कि कंप्लीट हो जाएगी बाई दिसंबर 2020, अब वो भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ेगा। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो ये 1.8 किलोमीटर लंबी फेनी ब्रिज है जो कि ज्वाइन करेगी सबरूम इन इंडिया से बांग्लादेश के रामगढ़ को। तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये जो ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है ये दिसंबर 2020 तक कंप्लीट हो जाएगी और इसमें कुल लागत आई है 129 करोड़ रुपीस की। तो ये जो ब्रिज है ये फेनी रिवर के ऊपर बनाया गया है और इसके साथ साथ ये त्रिपुरा और बांग्लादेश को भी जोड़ेगा। कंप्लीट होने के बाद ये सिर्फ एकमात्र लैंड लिंक रहेगा बिटवीन इंडियाज ईस्टर्न स्टेट्स एंड इट्स वेस्टर्न स्टेट्स अदर दैन आसाम। और इसकी जो फाउंडेशन है, इसके जो की स्टोन है इस ब्रिज का, वो ऑफिशियली ले किया गया था जून 2015 में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मिलकर इसका की स्टोन रखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, न्यूजीलैंड के पहले भारतीय मूल के मंत्री कौन बने हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन हैज बिकम द न्यूजीलैंड्स फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। आगे बढ़ने से पहले कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं। यशवर्धन के सिन्हा को हाल ही में चुना गया है एज द न्यू CIC और इन्होंने रिप्लेस किया है बिमल जुल्का को। इसके अलावा के महाश्वेता को हाल ही में अवार्ड दिया गया था फॉर द बेस्ट चाइल्ड या फिर यंग एक्ट्रेस इन द एज कैटेगरी ऑफ 5 to 12। उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है उनके एक्टिंग स्किल्स के लिए। डॉक्टर सतीश मिश्रा को चुना गया है फॉर डॉक्टर तुलसीदास चग अवार्ड 2020। और अंजर मुस्तीन अली एक बांग्लादेशी 6 वर्षीय लड़के हैं जिनकी आर्ट के लिए उन्हें $1000 का प्राइज दिया गया है। चलिए अब जानते हैं डिटेल्स अबाउट प्रियंका राधाकृष्णन। तो प्रियंका राधाकृष्णन को 2 नवंबर को वो बनी है न्यूजीलैंड की फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन की मिनिस्टर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जेसिका एर्दन ने 5 नए मिनिस्टर का चुनाव किया है इनटू हर एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा आपको रिवीजन करा देते हैं कि दोबारा जेसिका एर्दन को चुना गया है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। चलिए अब जानते हैं डिटेल्स प्रियंका के बारे में। तो प्रियंका का जन्म हुआ था भारत में और वो गई थी स्कूल इन सिंगापुर और उसके बाद वो न्यूजीलैंड मूव हो गई थी अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। और इसके साथ साथ उन्हें जो पद दिया गया है वो है मिनिस्टर फॉर द कम्युनिटी एंड वॉलंटरी सेक्टर एंड एसोसिएट मिनिस्टर फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की जो करेंसी वो है जीलैंड डॉलर और उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेसिंदा अर्दन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को एवरी ईयर और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ष 2014 से टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये हमने आपको कल ही पढ़ाया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इस ईयर उनकी 145th बर्थ एनिवर्सरी है। वो एक जाने माने फ्रीडम फाइटर थे और एक एस पॉलिटिशियन थे। इसके अलावा वो भारत के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो इस दिन यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस वाले दिन लोग रिकॉल करते हैं जो उन्होंने ग्रेट काम किए हैं भारत के लिए और उसके साथ साथ एक्नॉलेज करते हैं बाय सेलिब्रेटिंग राष्ट्रीय एकता दिवस।
तो लोग गैदर हुए थे, उन्होंने सेलिब्रेट की थी हमारे भारत की यूनिटी, और इसके साथ साथ उन्होंने स्पीचेस दी है और नॉलेज बढ़ाया है इस दिन के बारे में। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी 2 दिन के दौरे पे थे, और उनके सम्मान में यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में उन्होंने एकता मॉल का उद्घाटन किया है गुजरात में, जहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों से हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डिस्प्ले किए जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने आरोग्य वन का भी उद्घाटन किया है, जिसमें 380 स्पीशीज के 5 लाख सैपलिंग्स लगाए गए हैं, और इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाएगा। और इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क का भी उन्होंने उद्घाटन किया है, जिसे पॉपुलरली जंगल सफारी भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, किस तारीख को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 2 नवंबर। 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो पिछले 14 वर्षों में यानी कि 2006 से 2019 के बीच में लगभग 1200 जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई थी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, और कि इसीलिए कि उन्होंने लोगों के सामने वो इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। और 10 में से 9 केसेस में जो किलर्स हैं उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 2 नवंबर को प्रोक्लेम किया है टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। और ये उन्होंने किया था अपने रेजोल्यूशन A/RES/68/163। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये अपने जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता है कि वो इम्प्लीमेंट करें डेफिनेट मेजर्स, और ये जो जर्नलिस्ट को मार देने की जो प्रेजेंट कल्चर है, उनके खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको रोक सके। और ये किया गया है सम्मान में, क्योंकि वर्ष 2013 में नवंबर 2013 में 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई थी इन माली, तो उनके सम्मान में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, इनमें से किस कंपनी को 2020 महिला T20 चैलेंज के लिए टाइटल प्रायोजक नामित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी जियो। जियो को नामित किया गया है एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर 2020 विमेंस T20 चैलेंज। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने 1 नवंबर को ये घोषणा की है कि जियो को अनाउंस किया गया है एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द 2020 एडिशन ऑफ द विमेंस T20 चैलेंज। और इसके साथ साथ उन्हें सपोर्ट रहेगा ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन एडुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल यानी कि RFESA का। तो ये जो विमेंस T20 चैलेंज है ये खेला जाएगा 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में इन शारजा। ये 3रा सीजन होगा ऑफ द विमेंस T20 चैलेंज। इससे पहले ये शुरू किया गया था वर्ष 2018 में बाय द BCCI। तो इसमें कुल 3 टीम्स हिस्सा लेंगी, और इसमें ग्रुप स्टेज होगा ऑफ 3 मैचेस, 3 टूर्नामेंट्स होंगे, और उसके बाद एक फाइनल होगा। तो चलिए जान लेते हैं वो 3 टीम्स कौन कौन सी है। IPL सुपरनोवास, IPL ट्रेल ब्लेजर्स एंड IPL वेलोसिटी। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।